अब तक आपने देखा कन्हैया के खेतों में आग लग जाने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसके कारण कन्हैया अपनी गुलाबो गाय को बेचने का फैसला करता है। वह अपनी गाय को बेचने के लिए गांव में निकल पड़ता है कि तभी उसे कन्हैया रास्ते में मिलता है। वह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसा लेता है और कन्हैया की गाय बहुत ही कम दामों पर खरीद लेता है। अब देखिए आगे। हा 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 हा, यह तो अच्छा ही हुआ कि उस कन्हैया के बच्चे ने मुझे इतने सस्ते दामों पे बढ़िया गाय दे दी। नहीं तो इस जमाने में इतनी सस्ती गाय कहाँ मिलती है भाई। अब मैं इस गाय का दूध बढ़िया तरीके से पीऊंगा और खूब सेहत बनाऊंगा। हा हा हा। जब थोड़े दिनों बाद इस गाय के अच्छे दाम मिलेंगे तब इसको बेच दूंगा। हा 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 हा, यह तो बढ़िया हो गया भाई। अब तो मौज ही मौज है। फिर थोड़े दिनों बाद, अरे भाई कालिया, क्या हाल है? बड़े दिनों में दिखाई दिए। हा हा हा, भाई शामू कैसे हो? आज इस गली से कैसे चक्कर मारा भाई? हाँ भाई कालिया, आज यहाँ से निकल रहा था तो सोचा मिलता चलूं। पर भाई एक बात बता, तू इतना सुधर कैसे गया? जो गैया पाल ली? हाँ, अरे भाई यह तो मुझे सस्ते दामों पर मिल गई, इसलिए मैं इसे ले आया। अच्छा, पर यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर गाय है। हाँ भाई, अब इसको मैं बेचने की सोच रहा हूँ, पर क्या करूँ, अच्छे दाम मिल ही नहीं रहे। पर क्यों भाई, यह तो बहुत अच्छी गाय है। भाई हम व्यापारी आदमियों को दो पैसा जहाँ अच्छा मिल जाए हम वही भाग लेते हैं। इसके जिस दिन अच्छे दाम मिल गए मैं उसे उसी दिन बेच दूंगा। तो तुम्हें इसके अच्छे दाम चाहिए? हाँ भाई। एक रास्ता है कालिया भाई, अगर तुम्हें इससे बहुत अधिक धन कमाना है तो मेरे पास एक रास्ता है। अरे तो फिर वो रास्ता क्या है भाई? पर भाई यह काम बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तुम्हें पसंद आएगा या नहीं? अरे भाई तुम बताओ तो सही, तुम्हें तो पता ही है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देख लो कालिया भाई, कहीं तुम मेरे बताने के बाद पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दो और मुझे भी गांव वालों से बिठवाओ। अरे भाई मैं क्यों बताऊंगा सबको यार, और तू चिंता मत कर, यह बात तेरे और मेरे बीच में ही रहेगी, तू बस बात बता। भाई तुम इसे बेचने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? तुम ऐसा करो, इसे कसाई को क्यों नहीं दे देते? वह इसके बहुत अच्छे दाम बताएगा और तुम मालामाल हो जाओगे। क्या क्या भाई, कसाई के? और क्या, तुम्हें इसके मरने और जीने से क्या मतलब? तुम्हें तो इसके मोटे पैसे मिल जाएंगे ना। और भाई सोच क्या रहे हो कालिया भाई? मालामाल होना चाहते हो तो ऐसा करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी मर्जी यार। यह सब बातें सुनकर कालिया लालच में आ जाता है। अधिक धन कमाने की लालच में वह शामू की बातों में हाँ में हाँ भर देता है। फिर अगले दिन शामू एक कसाई को कालिया के घर लाता है। कसाई गाय को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। वाह 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 भाई, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो बहुत अच्छे हैं। तुम ऐसा करो, इसे अभी ले जाओ। नहीं भाई, मैं 1 हफ्ते बाद पैसे लेकर दोबारा आऊंगा और तुम्हें पैसे देकर तुम्हारी गाय यहाँ से ले जाऊंगा। हाँ 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 भाई, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, तो सही रहा। वहीं दूसरी तरफ गुलाबो जैसे यह सारी बातें समझ रही हो, गुलाबो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उदास मन से वहीं एक तरफ चुपचाप बैठ जाती है। उसे तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी मौत निश्चित ही हो। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। आज गुलाबो ने रात में कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ पिया, वह चुपचाप एक कोने में ही बैठी रहती है। फिर आधी रात जब गांव वाले सब सो जाते हैं, तभी गुलाबो उठती है और जोर से अपनी गर्दन हिला हिलाकर बंधी हुई रस्सी को तोड़ देती है
और वहां से भाग जाती है। गुलाबों की गले की घंटी की आवाज ना सुनकर कन्हैया जाग जाता है। अरे अरे, आज इस गुलाबों को क्या हुआ? अभी तो इतनी तेज तेज घंटी बजा रही थी, पर अभी एकदम से शांत हो गई। इसको हुआ क्या? ऐसा करता हूँ, बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं वो है भी या फिर कहीं भाग गई। कालिया जैसे ही घर से बाहर जाकर देखता है तो वहां का दृश्य देखकर हैरान हो जाता है। आंगन में गुलाबों को ना पाकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वह रात में ही जोर जोर से शोर मचाने लगता है। अरे अरे गुलाबो कहाँ गई? अरे मेरी गैया चोरी हो गई भाइयों! अरे मेरी गाय कोई ले गया! चोर चोर चोर! अरे भाई, कोई ले गया मेरी गाय! कालिया की आवाजें सुनकर गांव वाले अपने अपने घर से बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, अरे कालिया भाई, क्या हुआ? अरे भाई, गुलाबो पता नहीं कहाँ गई। मैं यही तो उसे रात को बांध के सोया था, पर अभी वो नहीं है यहाँ पर। अरे लगता है चोर उसे उठा ले गए। अरे भाई, ऐसा करो, हमें जल्दी से इसकी गाय को ढूंढना ही होगा। वह यहीं आसपास ही गई होगी। चलो चलो भाइयों, जल्दी से इसकी गाय को ढूंढते हैं। हाँ भाइयों, चलो चलो चलो, वह यहीं पास में ही गई होगी। अगर कोई उठा के ले गया होगा तो वह यहीं आसपास ही गया होगा। और कालिया गुलाबों को ढूंढने के लिए रात में ही गांव वालों के साथ निकल पड़ता है। यह कहानी धर्मवीर नाम के एक किसान की है। धर्मवीर अपने परिवार के साथ राजकोट नामक गांव में रहा करता था। धर्मवीर का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजेश। धर्मवीर उसी गांव में अपनी जमीन पर खेती कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। धर्मवीर की पत्नी राजेश के पैदा होते ही स्वर्ग सिधार गई। उसके बाद धर्मवीर ने ही अपने बेटे राजेश का पालन पोषण किया। किसान होने के कारण धर्मवीर ज्यादा अमीर न था। वह बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही कर पाता। वह अक्सर अपने बेटे को कहता कि बेटा, तू पढ़ लिख कर जल्दी से अच्छा अफसर बन जा। फिर एक दिन, राजेश, ओ बेटा राजेश। हाँ पिताजी। बेटा, तू क्या कर रहा है इतनी रात में? सोता क्यों नहीं? मुझे पता है तुझे बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, पर सुबह उठकर पढ़ लियो। ऐसा कर, अब तू सो जा, रात भी बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ पिताजी, मैं सो जाऊंगा। अभी थोड़ी देर और पढ़ लूं, फिर उसके बाद सो जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है बेटा, तू यही चाहता है कि मैं फटाफट जल्दी से पढ़ लिख कर अफसर बन जाऊं। हाँ पिताजी, बस एक बार मेरी जल्दी से नौकरी लग जाए, फिर हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, अब तेरे इस बूढ़े बाप की तुझसे ही उम्मीद है। बेटा, तू कुछ भी करियो, पर हमेशा जो भी काम करियो पूरी ईमानदारी से करियो। कभी भी कोई काम ऐसा मत करियो जिससे तेरे इस बूढ़े बाप का सर शर्म से नीचे झुक जाए। बेटा, मैंने तुझे बहुत ही मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि तू कामयाब जरूर होगा। हाँ पिताजी, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे कि आपको परेशानी हो। मैं जल्दी से एक बार बस नौकरी लग जाऊं, फिर उस सेठ के सारा कर्ज भी उतार दूंगा। फिर अगले दिन, अरे क्या कहा तूने? तू कब मेरे पैसे लौटाएगा? तुझे मैंने 2 साल पहले कुछ पैसे दिए थे, उन पे ब्याज लगे जा रहा है। अबे, जब तेरी औकात ही नहीं थी पैसे चुकाने की, तो क्यों मेरे पास भिखारी बनकर आया है? सेठ जी, थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए, बस कुछ और महीने बस, और मेरी फसल जैसे ही बिकेगी मैं आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगा। मुकेश, बाहर निकाल इसे, मेरी नजरों से दूर कर दे और धक्के मार के निकाल दे इसे यहाँ से। इन लोगों की मदद करते करते मैं तो एक दिन भिखारी बन जाऊंगा। मुकेश सेठ का ही इकलौता बेटा होता है।
हाँ पिताजी, आपने ऐसे लोगों को क्यों पैसे दिए हुए हैं? इन गरीबों में अपना सारा पैसा बांटते बांटते देख लेना हम सब भी कंगाल हो जाएंगे। और एक उस धर्मवीर को देख लो जो 2 साल पहले यहाँ से पैसे लेके गया था और आज तक एक फूटी कोड़ी नहीं दी उसने। अरे अरे, हाँ हाँ याद आया, चल तो सही उस धर्मवीर के घर, जरा उसका भी आज हिसाब कर दूं। फिर सेठ और उसका बेटा मुकेश दोनों धर्मवीर के घर चले जाते हैं। धर्मवीर, ओ धर्मवीर, बाहर निकल, छुप के कहाँ बैठा है? साले मेरे पैसे लेके बैठा है कब से? अरे सेठ जी, आप मुझे ही बुला लिया होता, आप क्यों आ गए? बुला लिया होता? तुझे पता भी है आज 2 साल हो गए हैं पैसे लिए और तुझे कुछ होश ही नहीं है। जी सेठ जी, मैं आपके दिए हुए सारे पैसे लौटा दूंगा, मुझे सब याद है, बस थोड़े दिन की और मोहलत दीजिए। मेरा बेटा थोड़े दिन में एक अच्छी नौकरी में लग जाएगा, आप इस साल की और मोहलत दीजिए। हाँ, क्या कहा? 1 साल की? तेरे जैसा निकम्मा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि किसी का पैसा लेकर वापस किया जाता है? सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगा, बस मेरे बेटे को एक बार पुलिस की भर्ती में परीक्षा दे देने दो, वह पास हो जाएगा और फिर हम दोनों मिलके आपके सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ, ये सब फालतू बातें मुझे मत सुना। तूने इस बार भी मुझे पैसे नहीं दिए तो फिर देख लेना, तेरी सारी जमीन मैं अपने नाम करवा लूंगा और साथ ही इस गांव में तेरा रहना मुश्किल करा दूंगा। और याद रखना मेरी इस बात को, मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तेरा जीना मुश्किल कर दूंगा। चल मुकेश। ऐसा कहकर सेठ और उसका बेटा वहां से चले जाते हैं। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अभी थोड़े दिन में ही मेरी परीक्षा है, परीक्षा में जैसे ही मैं पास हो जाऊंगा मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद मैं इस सेठ का सारा कर्ज चुका दूंगा। पिताजी, अब थोड़े दिन की और मजबूरी है, फिर सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सेठ के बेटे का दिमाग कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा होता है। अरे भाई मुकेश, तुम क्या सोच रहे हो? आजकल बड़े चुप रहते हो। अरे शामू भाई, आ। मुकेश भाई, मैं देख रहा हूँ जब से तुम धर्मवीर के घर से आए हो कुछ ना कुछ सोचे ही जा रहे हो। हाँ भाई शामू, मेरा दिमाग में कुछ और ही चल रहा है जिसे तू सुनेगा तो खुशी हो जाएगा। ऐसा क्या चल रहा है भाई आपके दिमाग में? तो सुन, बचपन से ही मुझे पुलिस में भर्ती होने का बहुत शौक था। भर्ती की परीक्षा में बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और तुझे तो पता ही है हम लोगों के कहाँ है बस की इतना पढ़ना। पर अब जो मेरे दिमाग में प्लान चल रहा है उससे तो यह लगता है कि मेरी तो पुलिस में पक्की नौकरी है। हा 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 हा। अच्छा भाई, आप हमें तो बताओ ऐसा क्या है प्लान? तो सुन, कल मैं धर्मवीर के घर गया था अपने पिताजी के साथ। वहाँ बार बार वह कह रहा था कि मेरे बेटे की इस बार सरकारी नौकरी पक्की है। उसे अपने पागल से बेटे पर इतना भरोसा है कि वह तो बिल्कुल सरकारी नौकरी लगाए बैठा है और पूरे गांव में भी यही बात फैली हुई है कि धर्मवीर का बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। अरे तो शामू, कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि मैं उस धर्मवीर के बच्चे को अपनी जगह पर परीक्षा में बिठा दूं और यह परीक्षा पास करवा दूं। पर मुकेश भाई, आप ऐसा कैसे करेंगे? और वह धर्मवीर का लड़का हमारे लिए परीक्षा में क्यों बैठेगा? अरे उसे तो करना ही पड़ेगा। अब देख, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो क्या, उसका बाप भी परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ शामू, अब तो तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। फिर शाम को मुकेश अपने घर आ जाता है। मैं कल ही जाकर धर्मवीर के लड़के राजेश से बात करता हूँ कि वह पुलिस भर्ती की परीक्षा में मेरी जगह बैठ जाए। साला उसका बाप बहुत बोल रहा था कि मेरा बेटा इस बार सरकारी नौकरी जरूर लग जाएगा। धर्मवीर को अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है। हा। तो अब वह भरोसा मेरे काम आएगा। मैं उसे अपने जाल में फंसाकर अपना काम करवा लूंगा।
हा हा। फिर अगली सुबह मुकेश राजेश को अपने पास बुलाता है। जी मालिक, आपने मुझे बुलाया? रमेश, मुझे सुनने में आया है कि तू इस बार दरोगा वाली भर्ती में परीक्षा दे रहा है, और हाँ, तू पढ़ने में बहुत होशियार है। क्या तू पास कर लेगा ये परीक्षा? जी मालिक, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा पढ़ने में। शायद भगवान ने चाहा तो मैं इस बार दरोगा जरूर बन जाऊं। हाँ, क्या तू बनेगा दरोगा? अपनी औकात देखी है तुम दोनों ने? तुम दोनों बाप बेटा अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। हमारा कर्ज तो आज तक चुकाया नहीं जा रहा और बनने चले हैं दरोगा। ऐसा सुनकर राजेश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। चल चल, अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं तेरे लिए कुछ समझौता लाया हूँ। समझौता? कैसा समझौता मालिक? देख, मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तेरा सारा कर्ज माफ कर दूं और तेरी गिरवी पड़ी जमीन को तेरे नाम कर दूं। अरे मालिक, आप बहुत दयालु हैं। आप अपनी ऐसी कृपा कर दीजिए ना। हम लोग बहुत परेशान हैं मालिक, बहुत। अरे अरे, पूरी बात तो सुन मेरी। बीच में ही अपने दुखड़े गाने लगा। मुझे तेरे दुखड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। तू मेरी बात सुन। देख, मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और साथ ही तेरी जमीन तेरे बाप के नाम करा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त कैसी शर्त मालिक? मेरी शर्त है, इस सब चीज के बदले में इस बार दरोगा की भर्ती में तू मेरी जगह बैठ जाए। मतलब ये कि परीक्षा तो मेरी होगी, पर परीक्षा में बैठेगा तू। पर मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तू मुझ पर छोड़ दे। परीक्षा तक पहुंचाने तक की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। समझ में आई? राजेश ये सब बात सुनकर हैरान हो जाता है, पर फिर जब वह अपनी जमीन और कर्ज माफी की बात सोचता है तो वह ना चाहते हुए भी मुकेश को परीक्षा में बैठने के लिए हाँ बोल देता है और घर वापस चला जाता है। फिर परीक्षा आने से 1 रात पहले राजेश के दिमाग में तो बस यही बात घूम रही होती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। झूठ वह बोल नहीं सकता था और मुकेश को ना बोलने की उसमें हिम्मत ही नहीं थी। फिर अगली सुबह सुरेश तैयार होकर परीक्षा देने के लिए पहुंच जाता है। करीब 3 घंटे तक परीक्षा चलती है। परीक्षा वाले स्थान पर मुकेश पहले से ही राजेश को बिठाने की पूरी सेटिंग करवा लेता है। फिर परीक्षा होने के बाद सबसे पहले मुकेश उसे बाहर मिलता है। हा, अरे राजेश भाई, तू तो मेरा जिगरी यार है यार। वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अच्छा, अब ये बता परीक्षा कैसी रही और मैं दरोगा भी बन पाऊंगा या नहीं? जी भाई, मुझे परीक्षा में बहुत डर लगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अबे सुन राजेश के बच्चे, यहाँ अपने सत्य के पर्चे मत झाड़। और हाँ, अगर इस परीक्षा में पास नहीं हुआ तो फिर देखना बेटा, दरोगा तो तू बन गया। फिर सारा कर्ज दुगना कर दूंगा और जमीन तो तू भूल जा। फिर ऐसा सुनकर राजेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह फौरन यह सब बातें घर जाकर अपने पिताजी को बता देता है। धर्मवीर यह सब बातें सुनकर हैरान हो जाता है। फिर वह दोनों फौरन गांव के थाने में जाकर बड़े दरोगा साहब को सारी बातें बता देते हैं। परीक्षा में नकल की बात सुनकर दरोगा जी फौरन जाकर परीक्षा रद्द करा देते हैं और परीक्षा में किसी और व्यक्ति को बैठाने के जुर्म में मुकेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और थोड़े दिन में मुकेश को जेल हो जाती है। फिर थोड़े दिन बाद फिर से सरकार की तरफ से परीक्षा होती है, पर इस बार राजेश अपने ही नाम पर परीक्षा देता है और परीक्षा में पास होकर दरोगा बन जाता है। यह सब देखकर राजेश के पिता धर्मवीर बहुत ज्यादा खुश होते हैं
और उनके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भागलपुर नामक गांव में सोहन नाम का एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। जब सोहन छोटा था तब सोहन की माँ का देहांत हो गया था। तब से सोहन की परवरिश उसके पिताजी ने ही की। घर में माँ ना होने के कारण बच्चे अक्सर बिगड़ ही जाते हैं। अतः सोहन भी सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर ही रहता और घर पर रात को बहुत ज्यादा लेट आता। उसकी इस हरकत से सोहन के पिताजी बहुत परेशान थे। वह उसे रात में सही समय पर घर आने को बोलते, पर सोहन था कि अपने पिताजी की एक भी बात ना मानता और ना ही उनकी बातों का कोई असर सोहन पर होता। फिर एक दिन, अरे अरे रात के 11 बज गए हैं और इस सोहन का तो कुछ पता ही नहीं। आने दो इसे, इसकी खबर तो मैं आज लेता हूँ। पता नहीं कहाँ रात में गांव के आवारा लड़कों के साथ बाहर घूमता रहता है। मुझे तो इसकी बहुत चिंता होती है। तभी थोड़ी देर बाद सोहन घर पर आ जाता है। अरे सोहन, कहाँ जा रहा है तू? इधर बैठ, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ था तू? समय देखा है तूने क्या हो रहा है? हाँ पिताजी, अभी तो 11 ही बजे हैं। 11 बजे हैं? 11 क्या कम होते हैं? आधी रात हो गई है और तू अभी पता नहीं कहाँ अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा है। गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तू अपनी तो बेइज्जती कराएगा ही, साथ में मेरी भी बेइज्जती कराएगा। पिताजी, आप मुझे कुछ भी बोल लीजिए, पर मेरे दोस्तों को आवारा मत बोलिए। उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुन सकता। अरे अरे, जा देखे, तेरे दोस्त जैसे बहुत दोस्त देखे हैं और आजकल की दोस्ती भी। बेटा, जब वक्त आएगा तब इन दोस्तों में से कोई भी दोस्त तेरा साथ नहीं देगा। पिताजी, ऐसा मत कहिए। मेरे दोस्त हर समय मेरे साथ देने के लिए तैयार रहते हैं। उन जैसा दोस्त ना कोई है और ना ही कभी होगा। हाँ, देखा है मैंने। आजकल के दोस्त कोई साथ नहीं देता। वक्त आने पर सब भाग जाते हैं। दोस्त की बात करता है। दोस्ती तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। मेरे गांव के आज भी दोस्त मेरे लिए जान दे सकते हैं। पिताजी, आपको सिर्फ मेरे ही दोस्तों से दिक्कत है, आपको अपने दोस्तों से दिक्कत नहीं। अच्छा, तो तुझे इतना भरोसा है अपने दोस्तों पर? तो ठीक है, चल मेरे साथ, अभी पता चल जाएगा कि ये तेरे दोस्त कितने काम के हैं। हाँ, चलिए पिताजी। देखना, मुझे आवाज भी नहीं लगानी पड़ेगी कि उससे पहले मेरे यार मेरे पास होंगे। चल, आज मैं भी देखता हूँ तेरी यारी। तू एक काम कर, तू मुझे अपने एक जिगरी दोस्त के घर ले चल। फिर रात में ही सोहन और उसके पिताजी सोहन के जिगरी दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। लो पिताजी, यह घर मेरे जिगरी दोस्त का है। मैं दोस्त को आवाज लगाता हूँ। ऐसा कहकर सोहन अपने दोस्त को आवाज लगाता है। बिरजेश भाई, बिरजेश भाई। तभी बिरजेश का छोटा भाई बिरजेश के पास जाकर उसे जगाता है। बिरजेश भाई, बाहर कोई आया है? कौन है? भाई, घर के बाहर तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अरे इतनी रात को कौन आ गया भला? कौन इतना पागल है जिसने मेरी नींद खराब कर दी? भाई, सोहन भैया आए हैं। सोहन। अरे इतनी रात में ये सोहन क्या कर रहा है यहाँ? ना खुद सोता है ना रात में मुझे सोने देता है। क्या दे उसे यार, मैं घर पर नहीं हूँ और सोने दे मुझे। पता नहीं कहाँ से रात को भी आ जाते हैं यार। मुझे लग रहा है सोहन ने थोड़ी पी ली है, तभी ये रात को ऐसे भटक रहा है यार। मेरी नींद और खराब कर दी। क्या दे जाओ उसे, मैं घर पर नहीं हूँ। देखा, सुन लिया तुमने और देख लिया अपने जिगरी यार को, जिसके लिए तू दिन रात घर से बाहर रहता है। कर दी उसने मदद तेरी। बात करता है दोस्ती की। देख ली यारी? हाँ, यहाँ सब देख लिया या फिर किसी और जिगरी दोस्त के यहाँ भी जाना बाकी है?
नहीं नहीं पिताजी, मैंने देख ही लिया। आप सही कहते थे, पर आप हमेशा अपने सच्चे मित्रों की बात करते थे। आज उनकी भी परीक्षा ले ली जाए। आप कहते थे ना कि मेरे दोस्त मेरी एक आवाज से अपनी जान दे देंगे, तो चलो उनसे भी पूछ लिया जाए। अच्छा, तो तू मेरे दोस्तों को परखना चाहता है, तो चल अभी चल। फिर वह दोनों सोहन के पिताजी के दोस्त के घर पर चले जाते हैं। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहा है तू इतनी रात में? बस भाई क्या बताऊं, यही पास में ही जा रहा था। पर तू बता भाई, तू कहाँ चला इतनी रात में अपने बेटे को लेकर? सब ठीक तो है ना? भाई मैं तो तेरे पास ही आ रहा था, मुझे कुछ काम था तेरे से। काम? तू अभी रुक फिर। ऐसा कहकर वह तुरंत वहां से चला जाता है। देखा पिताजी आपने, मेरे दोस्त ने तो मेरी बात तक नहीं सुनी और आपके दोस्त तो बात सुनकर भी भाग गए। अरे ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इतने में पिताजी का दोस्त दोबारा वापस आ जाते हैं। हाँ भाई चल, अब मैं तैयार हो गया हूँ। अरे अरे भाई, ये सब सामान कहाँ ले जा रहा है? देख भाई, अगर लड़ाई हो गई हो तो मैं ये लाठी लेकर आया हूँ, ताकि मेरे पास ये लाठी रहे और मैं उससे लड़ सकूं। और अगर कोई और बात हुई हो तो ये पैसे रहे जो मैंने अपनी कमाई से जोड़ के रखे हैं। तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा भाई भी है, और मेरा भाई अगर तकलीफ में हो और मैं पीछे हट जाऊं, ऐसा तो सवाल ही नहीं होता। भाई आज तूने दिखा दिया दोस्ती का सच्चा मतलब। यारी में जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए भाई। तू मेरा सच्चा दोस्त है। और हाँ भाई, मुझे इन सब पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैं तो अपने बेटे को यह सबक सिखा रहा था कि दोस्ती कहते किसे हैं।